प्रखर एकेडमी प्रेजेंट्स। आज का जो मोटिवेशनल थॉट है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं वो, उनका कहना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियसली आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक वो चीज आप अचीव कैसे करेंगे। तो वेरी क्लियर स्टेटमेंट है, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। जिन चीजों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीजें आपको प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का इनविटेशन है, यानी आप जिन चीजों को याद करते हैं तो वही चीजें आपको आपके सामने आने लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आईआईटी कानपुर ने एक प्रौद्योगिकी नवाचार लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए साइबर सुरक्षा समाधान को खोजना। ठीक है, किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक है, एंटी ड्रोन आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है और 26 जुलाई 1999 में भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे को समाप्त किया गया था और उसी की याद में 26 जुलाई से कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अगला प्रश्न आता है, धोलावीरा भारत में यूनेस्को के द्वारा घोषित कौन सा विश्व विरासत स्थल बन गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये 40वां स्थान है और कोई पूछे आपसे इससे पहले कौन सा था, तो वो कौन सा था? रामप्पा मंदिर था। ठीक है, तो ये 40th नंबर का यूनेस्को का साइट है। ठीक है, और आपको पता भी होगा धोलावीरा अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो 3 मॉडल हैं, 3 स्तर हैं। बाकी प्लेसेस पर 2 ही स्तर देखने में आए हैं, लेकिन यहां पर स्तर कितने हैं? 3 हैं इस सिविलाइजेशन के स्तर। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बारे में क्या कहा। पीआईबी के सोर्स से हमने इसको लिया है। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को द्वारा धोलावीरा की विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हड़प्पा युग के शहर धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने पर अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यहां अवश्य जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में दिलचस्पी रखते हैं। यूनेस्को के द्वारा ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि इस समाचार से बहुत प्रसन्नता हुई। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक है। यहाँ जरूर जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखते हैं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों में पहली बार धोलावीरा गया और उस समय में उस प्लेस को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इन्होंने अपने बारे में पूरा डिटेल बताया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मेन बातों के बारे में। आज भारत के प्राचीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को ने 26 जुलाई की बात है अपनी विश्व विरासत की सूची में स्थान दे दिया। गुजरात में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को के रूप में जानते हैं, के द्वारा विश्व विरासत टैग प्रदान कर दिया गया है। यह खबर तेलंगाना में जो काकतीय वंश का रुद्रेश्वर मंदिर है, देखिए 1200 समथिंग में ये बनवाया गया था काकतीय वंश के द्वारा। ठीक है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किए जाने के ठीक 2 दिन बाद आई है। आपको शायद पता ना हो कि भारत में अब 40 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिनमें 32 कैसी हैं? कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक आपकी मिक्स्ड संपत्ति शामिल है। भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन, इटली ही नहीं, ऐसे अन्य देश हैं जिनके पास 40 या उससे भी ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि धोलावीरा भारत का 40वां खजाना है, जिसे यूनेस्को का विश्व धरोहर शिलालेख दिया गया है। गुजरात में अब तक 3 विश्व धरोहर स्थल देखने में आए हैं। पावागढ़ के पास चांपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का वर्तमान सत्र
चीन के फुज़ो में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और यह 16 जुलाई को शुरू हुआ, 31 जुलाई को इसका समापन होगा। यूनेस्को ने ट्वीट करके यह जानकारी दी, जिसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए इसे गौरवपूर्ण बताया। ठीक है, तो ये जानकारी है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है तो मैंने शेयर किया आपसे। अगला प्रश्न आता है कि 26 जुलाई 2021 को, ये गलत टाइप है, को टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट कौन बनी है? तो ये कौन है? ये मोमिजी निशिया है जो जापान से हैं। इनकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष 303 दिन। कितना है? 13 वर्ष 303 दिन। अगला प्रश्न है, भारत के रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। यह मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ये आप देख सकते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर है जो तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, उस वक्त यहाँ पर शासन काकतीय लोग कर रहे थे, काकतीय वंश कर रहा था। जिन्हें हिस्ट्री की बेहतर नॉलेज है उन्हें पता होगा। तेलंगाना के वारंगल में पालमपेट में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी गई है। यह जानकारी संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट करके कहा, मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र, खासकर तेलंगाना के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी को उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या कैसे ये डेवलप हुआ उसके बारे में। तो सन 1213 की बात है, यानी 1213 में वारंगल, आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के महाराजा जिनका नाम गणपति देव था, को एक शिव मंदिर बनाने का विचार आया। उन्होंने अपने शिल्पकार रामप्पा को ऐसा मंदिर बनाने के लिए कहा जो वर्षों तक टिका रहे। मतलब ये कहानी के रूप में, लेकिन आप इसको सुन सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रामप्पा ने अथक मेहनत और शिल्प कौशल से इस मंदिर को तैयार किया। ये बहुत खूबसूरत था। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने इस मंदिर का नाम उस शिल्पी के नाम पर ही रख दिया जिसका नाम रामप्पा था। तो मंदिर का नाम क्या हो गया? रामप्पा मंदिर हो गया। यह शायद विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम भगवान के नाम पर ना होकर एक शिल्पी के नाम पर है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रामप्पा मंदिर विशेष रूप से किससे प्रभावित होकर रखा गया इसका नाम, तो ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, रामप्पा मंदिर के बारे में हम बात करें तो इसमें है क्या कि ये मतलब टूटा नहीं है, इतने लंबे समय से बना हुआ है और लेकिन इसमें टूट फूट कम हुई है। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जब वजन ज़्यादा होता है तभी जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो टूटना शुरू करती हैं। अब है क्या, ये लाइट वेट चीज़ों से बना है। तो लाइट वेट चीज़ों से बना है, यानी ऐसी ईंटों से बना है, ऐसे पत्थरों से बना है जो कि लाइट वेट हैं। तो लाइट वेट क्यों है, इसे पता लगाने की कोशिश की गई। तो ये लाइट वेट जो हैं, ऐसे पत्थर देखने को मिले नहीं, यानी ये कोई एक टेक्नोलॉजी थी। तो कुछ वर्षों पहले लोगों का ध्यान आया कि मंदिर में इतना पुराना मंदिर टूटता क्यों नहीं है। तो इसके साथ के बहुत सारे मंदिर खंडर हो चुके थे। तो पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसके बारे में डिस्कशन किया और काफ़ी कोशिशों के बाद विशेषज्ञों ने यह पता लगाने में उन्हें आसानी हुई कि मंदिर के पत्थर के एक टुकड़े को काटा गया तो पत्थर वजन में बहुत हल्का था। उन्होंने पत्थर के उस टुकड़े को पानी में डाला तो वो टुकड़ा पानी में तैरने लगा। यानी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी गलत साबित कर रहा था। तब जाकर मंदिर की मजबूती का रहस्य पता लगा और सारे मंदिर तो टूट गए थे, लेकिन ये क्यों नहीं टूट रहा है, इसी बात को पता लगाना था। और पता लगा क्या, अब तक वैज्ञानिक उस पत्थर का रहस्य पता नहीं कर पाए हैं कि वो पत्थर आया कहाँ से था, लेकिन उसके हल्का होने के कारण ही वो जो मंदिर है वो नहीं टूटा है। ठीक है, तो यानी ये कोई टेक्नोलॉजी थी, ये कोई तकनीक थी जिसके बारे में नहीं पता लगा है। रामप्पा या रामलिंगेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है, वो आंध्र प्रदेश के वारंगल से तकरीबन कितना दूर है? 70 किलोमीटर दूर पालमपेट में स्थित है। ये मंदिर जो है 6 फीट ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऊंचे से चबूतरे पर बना हुआ है जो 6 फीट ऊंचा है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये किसके बीच में होता है आप लोगों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। भारत और रशिया के बीच में ये होता है। नदी को जानो ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? देखिए, इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। देखिए, नदी की बात कर रहे हैं
तो हम लोग सिंचाई मंत्रालय के बारे में सोचेंगे, उस तरह की बात सोचेंगे, लेकिन इसका उत्तर क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इसको किसने किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डिटेल नहीं मैंने रखा है, कभी किसी और दिन में डालूंगा उसके लिए। अगला प्रश्न आता है, यूरोपा क्लिपर मिशन कब और किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, या किन कंपनीज के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये मिशन जो है वो 2024 में लॉन्च होना है, और इसके लिए नासा और स्पेसएक्स दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। और आपको पता ही होगा स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की है। और ये कंपनी फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करेगा। उद्देश्य बहुत साफ है कि जो जुपिटर है यानी बृहस्पति ग्रह, तो उसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं और नेचुरल, और वहाँ पर जीवन को खोजने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आप सब जानते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज पर आ चुका है, तो हमें नए प्लेसेस को ढूंढना पड़ेगा। और उसी के चलते ये मुहिम है कि हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को देख रहे हैं कि कहीं पर जीवन अगर संभव है तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए खैर अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल जिनका नाम विनय है को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? तो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है अशोक लवासा कौन है, आप कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि बताएं कि वो कौन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है? देखिए मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा पहले से ही हो चुकी है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने इसको अभी हाल ही में घोषित किया है। अगला प्रश्न आता है, इन्फा जो टाइफून है उससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो ये है चाइना। ठीक है, ये कौन सा देश है? चाइना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में किस बैंक ने अभी अपनी शाखा खोली है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। और अगला प्रश्न आता है कि संस्था के द्वारा डूबने से होने वाली मौतों के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें कहा गया कि 2/3 यानी 2/3 मौत सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में ही हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसी एक रिपोर्ट जारी की गई है। स्पेशल 40 दस्ते का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो मैं आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है, 40 लोगों का एक ग्रुप है, मतलब जैसे सिविल ड्रेस में ही रहने वाले 40 पुलिस वाले, और वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे जैसे बालिकाओं का सेक्सुअल हरासमेंट होता है या लेडीज़ का हरासमेंट होता है, तो उसमें क्या है कि रेप या इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए इस तरह का एक संगठन एक दस्ता बनाया गया है। और तुर्कानी चिहालगानी की मुझे याद आ रही है उससे, खैर मुझे ये नहीं कहना चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है, जोग जोग स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस देश के द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? बांग्लादेश के द्वारा, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो अपना एक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, GO20 ये क्या है? और आजकल चर्चा में ये एक एस्टेरॉयड था जो हाल ही में नासा के द्वारा बताया गया कि ये तकरीबन 230 मीटर लंबा और 97 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड है, और जो 29,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था, और पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने की बात थी इसकी, लेकिन इससे पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, फकीर आलमगीर जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो वो एक कौन थे? लोक गायक थे। कहाँ से? बांग्लादेश से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज त्यागपत्र दे दिया, पुरानी खबर हो गई। वह मुख्यतः हिंदू धर्म के किस समूह का नेतृत्व करते हैं? तो मैं आपको बता दूं वो लिंगायत समुदाय से बिलोंग करते हैं, और BS येदियुरप्पा कर्नाटक में भाजपा समर्थित सबसे बड़े नेता रहे हैं। और लिंगायत समुदाय जो है जिससे वो आते हैं, वो वहाँ का जो आबादी है उसका 17% है, जो एक बड़ा अमाउंट होता है एक वोट बैंक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है उसके बाद, ये क्योंकि कल का प्रश्न था, उसके बाद आज नया प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल के नेता किसे चुना गया है? तो ये कौन है?
ये हैं आपके बसवराज बोम्मई। It is a big responsibility in the given situation. I will strive to work for the welfare of the poor. It will be pro people. It will be pro people and pro poor people governance. कर्नाटका सीएम इलेक्ट बसवराज एस बोम्मई, ये आप देख सकते हैं एस बोम्मई हैं, जो ये समझिए कि शिष्य हैं येदियुरप्पा जी के। ये थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। कर्नाटक बीजेपी विधायक दल ने मंगलवार को बसवराज बोम्मई को अपना नया नेता चुन लिया। यह सूबे के नए मुख्यमंत्री होंगे। बोम्मई निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जगह लेंगे। विधायक दल की बैठक में बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी भी शामिल थे। 61 वर्षीय बोम्मई येदियुरप्पा की नेतृत्व वाली सरकार में गृह, कानून, संसदीय एवं विधायी कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गौरतलब है कि बैठक से पहले लिंगायत नेता और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल रहे बसवराज बोम्मई ने धर्मेंद्र प्रधान और किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। अगला प्रश्न, राज्य की युवा नीति 2021 किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गई? तो ये की गई है मेघालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल सर्वे ऑन द डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है और ये किस लिए आयोजित किया गया? तो ये एक सर्वे है जो हर 2 साल पर आयोजित होता है और विशेष रूप से ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा आयोजित होता है, जिससे कि 2030 का जो रोड मैप तैयार करना है उसके लिए आसानी हो सके। यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन द डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं। टू हेल्प कंट्रीज बेंचमार्क एंड रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इन द यूएन रीजनल कमीशन jointly conduct the UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation. The survey currently covers the 143 economies around the globe and 58 measures related to the WTO's Trade Facilitation Agreement, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TFA कहते हैं, as well as emerging regional and global initiatives on paperless trade or e-trade, such as the recent framework agreement on facilitation of the cross-border paperless trade in Asia and Pacific (CPT). The survey leads to the production of the global report for the 5 regional reports, which aim to providing insightful information for policymakers to harness trade as a key means of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The survey is conducted in collaboration with growing number of the global and regional partners since 2015, and every 2 years. On this website you can visualize the results. Okay, you can. Thanks a lot for watching this video. Have a good night.